गल्फ वॉर। वेलकम टू स्केच क्वेश्चन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, बात है 1961 की। इराक अपने पड़ोसी देश जो राष्ट्र था कुवैत, उस पर अपनी नज़र जमा हुआ था कब्जा करने के लिए। वह इसे अपना प्रांत समझता था। कुवैत के पास जो तेल भंडार था, उसके कारण वह उस पर हमला करना चाहता, उस पर राज करना चाहता था। इसलिए 2 अगस्त 1990 को उसने कुवैत पर हमला बोल दिया। लगभग 6 घंटे के अंदर उस पर कब्जा कर लिया। और अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र सऊदी अरब और ये इराक, इसने इसकी निंदा की। इराक समर्थक सोवियत संघ जो अपनी घरेलू जो समस्या थी उसमें फंसा हुआ था। ऐसे में अमेरिका ने अपना फ़ायदा उठा लिया और उसने अपनी सेना कुवैत पे भेज दी, जिसके कारण इराक को हराया जा सके। इसके बाद जब दोस्तों ये जाता ही UNO के अंदर, तो इराक के जो क्रियाकलाप थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे पे फैल जाते हैं। और उस पर क्या होता है दोस्तों की जो सुरक्षा परिषद है, जो राजनीतिक कार्य, जो आर्थिक प्रबंध उस पर लगा देता है। यानी कि कोई भी कार्य उसके अंदर, जो आर्थिक कार्य है उसके अंदर जा नहीं सकता। और जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर माध्यम से जो कब्जे को, जो उस पर दबाव बनाया जाके ताकि वो हट सके वहाँ से, कुवैत से, कुवैत को खाली कर सके। इस प्रयास के द्वारा दोस्तों जो शासक सद्दाम हुसैन था, उस पर कोई प्रभाव तो हुआ नहीं। लेकिन मजबूर होकर 1991 में इराक से कुवैत से हटने वाला था। लेकिन दोस्तों जब वो हटा नहीं, तो उसके कारण फिर अमेरिका ने उस पर सैन्य कार्रवाई कर दी उसके विरुद्ध। और उसके बाद चला जाता है दोस्तों ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसको कहा जाता है दोस्तों जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, उसको 34 देशों की सेनाओं ने मिलकर उसमें जो इराक पर हमला किया था। तो उसके बारे में समझते दोस्तों, इराक सुरक्षा परिषद की जो चेतावनी थी उसको मानने के लिए तैयार था नहीं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 34 देश जो मिली जुली सेना थी उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, तो वो इराक पर हमला कर देती है। इराक उस पर हमला का मुकाबला नहीं कर पाता और जो कुवैत से उससे निकल जाता है। और इसी आक्रमण को दोस्तों ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। और इसी को ही फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध। जबकि दोस्तों जो UNO था, इसके अंदर जो 34 देश उनकी जो सैनिक थे, अधिकतर उसके अंदर जो 75% अमेरिका के सैनिक थे। लेकिन जो सैन्य सामग्री थी अमेरिका की सब कुछ था ही, यानी कि अन्य देशों का सिर्फ कुछ ही तरीके पर नाम मात्र योगदान था। अन्य देश से सैनिक या सैन्य शक्ति के बजाय धन की सहायता करते थे, ज़्यादा उनका पास इतनी पावर थी नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका को जो 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 कमांड थी उसके ही हाथ में थी, यानी कि वही सब कुछ करेगा, वही संचालन करेगा उसका जो युद्ध हो रहा। वास्तव में ये युद्ध एक प्रकार का अमेरिका सैन्य का अभियान था ही, यानी कि इसमें अंदर 34 सेना भले ही शामिल थे, लेकिन ज़्यादा पावर उसके अमेरिका के पास थी। यानी कि अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था, अपनी शासन जो सत्ता थी उसको बढ़ाना चाहता था, और जो अपनी विचारधारा थी उसका समर्थक था उसको बढ़ाना चाहता था, जो उसकी विचारधारा थी कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। इस सैन्य अभियान से जो अमेरिका का जो जनरल था, पूर्वा जो जोकॉफ थे, उनके जो नॉर्मन पूर्वाकॉफ जो थे, उनके जो इन्होंने सैन्य अभियान चलाया था, जो उनके प्रथम नेता थे, जो पहले जो जनरल नॉर्मन पूर्वा जोकॉफ। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो कुछ लोगों को मत है कि जो अमेरिका ने इस ऑपरेशन को हानि की अपेक्षा, यानी कि लाभ कमाने के लिए, मतलब अपने उम्र के लिए, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए चलाया था। अनुमान लगाया है कि जो इराक का जो युद्ध था, जो अपनी शक्ति को बढ़-चढ़ को जो बखान किया था उसने, वही कर तो पाया नहीं था। यानी कि इसको 100 जंगों की एक जंग के सिद्ध उसने कहा था कि जो इराक ने की 100 जंगों की एक जंग, जो 100 जंग थी उसका एक जंग होगा, यानी कि यो युद्ध इराक ही जीतेगा, इसका अर्थ ये था। लेकिन दोस्तों इसके अंदर परंतु ऐसा नहीं हुआ, इराक को हटना ही पड़ा, क्योंकि इराकी सेना इतनी जल्दी हार गई कि कुवैत पर हटने से मजबूर होना पड़ा। इसका वर्चस्व भी होने लगा। और वर्चस्व इसमें क्या था दोस्तों, जो एडवर्टीजमेंट थी उसकी डोमिनेंस के बारे में समझे तो जो अमेरिका की डोमिनेंस थी, उसमें क्या हुआ कि जो अमेरिका ने इराक की जो युद्ध, अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन इसके अंदर कर दिया, अपना प्रभाव दिखाने लगी। और इसके अंदर तो दूरदर्शन था, अच्छा दूरदर्शन इसके अंदर अत्यंत प्रदर्शन किया, जिसको आपको पता ही होगा, उसको लाइव टेलीकास्ट किया था इस वॉर को। और इसने जो समस्त विश्व के लोगों को ये दिखाने का प्रयास भी किया कि जो सैन्य शक्ति है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अमेरिका की है, और जो टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ भी हो, वो उस देश से पीछे है और अमेरिका उससे आगे निकल चुका है। अमेरिका ने विश्व के लोगों में ये भी ड्राइंग के रूप में ये बैठा दिया कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, जो वर्चस्व को दिखाने के लिए किया गया है, यानी कि अमेरिका वर्चस्व के बारे में, यानी कि जो कम्युनिज्म की जो सिस्टम है उसको कम करना, और जो कैपिटलिज्म सिस्टम है उसको आगे बढ़ाना है, कि अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना। इस तरीके से फिर वह खाड़ी युद्ध, जब अमेरिका अपना आर्थिक लाभ उठाना चाहता था, यानी कि उसके पास तेल भंडार था कुवैत के पास, बाद में वो इराक पे भी अब हमला कर देता है, उसके बारे में अभी समझेंगे दोस्तों।
इसके बाद क्या होता है, वो अपनी राशि खर्च करता है, उससे उसको ज़्यादा कुछ देशों से मदद मिल जाती है, जैसे सऊदी अरब, जर्मनी, जापान, ये सब इसके देश मदद कर देते हैं। जो तेल संसाधन थे उस पर उसका कब्जा तो था ही अमेरिका का, तो उसको जीतना तो था ही। इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जो गल्फ वॉर ऑफ द रिजल्ट क्या है, कि प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम क्या है। इस युद्ध का दोस्तों विश्व राजनीति में ना अमेरिका का वर्चस्व बढ़ने लगा, यानी कि उसका दबदबा और बढ़ने लगा। और जब खाड़ी युद्ध ने जो आरंभिक एकता की जो भ्रांति थी वो समाप्त कर दी, एकता खत्म हो गई। और इस युद्ध के अंदर जो 20 से लगभग केवल 12 से 18 देशों की जो अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी इसके अंदर, तो आपको पता ही था कि ये युद्ध एकता खत्म ही हो गई थी इसके कारण। जब जैसे 1991 में जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इराक के विरुद्ध लगाए गए जो भी प्रतिबंध थे अनेक वर्षों तक जारी रहे, यानी कि इसके अंदर अमेरिका का वर्चस्व था। जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया था इराक पे वो भी जारी रहा। और अमेरिका ने इस युद्ध के अंदर जो स्मार्ट बम्बों का इस्तेमाल पूरे तरीके से किया था इराक और कुवैत को, जो इसमें हानि तो होनी थी, जो क्योंकि युद्ध में दोनों की हानि होती है, एक की हानि नहीं होती। इस युद्ध के अंदर सिद्ध कर दिया कि जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका सबसे आगे उस टेक्नोलॉजी में, चाहे वो विशेषज्ञ हो, चाहे कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी संख्या दी जाती है, जो संज्ञा है उसको। और साथ ही साथ दोस्तों उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया था, इसलिए इसको जो वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम समझते हैं सेकंड जो गल्फ वॉर होता है उसके बारे में। दोस्तों जब कुवैत पर हमला हो जाता है, इराक पीछे हट जाता है, तो उसके बाद अमेरिका को लालच आता है जब वो सीधे करता है इराक पे कब्जा। और दोस्तों क्या बहाना मारता है अमेरिका, इसमें समझ लेते हैं, क्या अपना प्रेजेंटेशन देता है इसके अंदर। जब कुवैत पर जो इराकी गतिविधियाँ थी उसमें अमेरिका इराक के पीछे कुछ लगा हुआ था, यानी कि वो सोच रहा था कि शायद ये कुछ करना दे इराक। तो इसके बारे में दोस्तों क्या होता है, जब वह इराक को विनाश की धुरी के राष्ट्रों में जो मान्यता दे रहा था, यानी कि आपको पता ही है कि जो इराक पीछे जा चुका था, पूरा ख़त्म कर दिया था उसको, और तेल के भंडार के लालच के लिए अमेरिका ने उस पर कब्जा जो हमला कर दिया था। उत्तरी कोरिया, लीबिया, ये सब आतंकवाद के समर्थन करने के लिए आरोप लगाया जाता था। तो जो तानाशाह सद्दाम हुसैन था उसको आपको पता होगा उसको फांसी दी गई थी। तो ये सब अमेरिका की चाल थी इसको ये सब करने में। ये कुख्यात जो मौका था, ये जैसे हत्याएं करवाई गई, ये सब अमेरिका के पीछे का हाथ था, ये बहाना था। इसी का दोस्तों सामूहिक नरसंहार जो आपको पता होगा, वेपन्स ऑफ मॉस के बारे में, आपको जो नरसंहार होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसमें हम अमेरिका झूठ बोल देता है कि इसके पास हथियार है और ये हमला हम पे कर सकता है। तो लेकिन दोस्तों इसमें लालच था अमेरिका का, क्योंकि जो तो दोस्तों इसके अंदर ये समझना है कि उसका लालच था, यानी कि जो तेल भंडार का उस पर कब्जा करना था और अपनी जो मन पसंद सरकार थी उसको कायम यहाँ पे रखना था, उस पर कब्जा करना चाहता था। तो इसलिए उसने ऑपरेशन इराक फ्रीडम का उपयोग किया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इराक पर वो दबाव बनाया कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यवेक्षक हैं जो इराक पर हथियारों का निरीक्षण के बारे में ये बता रहे हैं कि इसके पास हथियार हैं, इसके पास आइटम बम हैं, जो भी है कुछ भी हो दोस्तों हमला कर सकता है, इस पर झूठ बोल दिया। लेकिन सद्दाम हुसैन ने तो ऐसे करने से मना कर दिया था। ऐसे में अमेरिका ने जो आकांक्षी या महाजोट हम कह सकते हैं कोलेक्शन विलिंग्स के बारे में, तो जो 40 से अधिक देश इसमें शामिल थे, जो आपको पता होगा इसके अंदर सब आकांक्षी मतलब होता है स्वार्थ के लिए युद्ध करेंगे सीधे। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसके अनुमति के बिना इसमें अमेरिका ने सीधे 19 मार्च को 2003 को ना ऑपरेशन इराक फ्रीडम चला दिया, यानी कि इराक पर हमला बोल दिया। सब अमेरिका की चाल थी। लगभग 40-80 इसके अंदर देश शामिल थे। सद्दाम हुसैन की सरकार थी, कुछ दिन तक गिरी और फिर बाद में समाप्त हो गई और 2006 में उसको फांसी दी गई। इसके बाद दोस्तों इसका रिजल्ट क्या निकलता है इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। सेकंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या निकलता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, इसको दोस्तों इसके अंदर जो सेकंड गल्फ वॉर के बारे में, तो दोस्तों जो इसके जो दूसरी खाड़ी युद्ध होता है इसके अंदर जो 3000 सैनिक थे, इसके अंदर जो अमेरिका के मारे गए थे। इराक के सैनिक लगभग बड़ी संख्या में, आपको पता अब उससे दुगना मारे गए होंगे दोस्तों, लगभग 50,000 के आसपास। और नागरिकों को भी हानि हुई होगी। अमेरिका का वर्चस्व कायम होने लगा उसके। इराक शांत नहीं हुआ तो वह क्या हुआ कि जाति हिंसा होने लगी उसके अंदर। साथ साथ जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण था उसकी समस्या में होने लगी कि इसके राष्ट्रीय निर्माण किस तरीके से होगा। और अमेरिका के जो खिलाफ थे जो पूर्वव्यापी विद्रोह जो भड़क उठ चुका था, यानी कि जो
वहाँ पे हमला किया था। उसके बाद आपको पता होगा दोस्तों जो अरब विद्रोह होता है, इसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दोस्तों इराक के पास जो सामरिक अनुसार थे वो कुछ नहीं मिला था, यानी कि इसका परिणाम, इसका मतलब ये लगता है कि जो अमेरिका की चाल थी इस पर कब्जा करने की, जो तेल शोधन उसमें भंडार थे, इस प्रकार दोस्तों अमेरिका उस पर कब्जा कर लेता है और ये असफलता साबित होती है। आप समझते हैं दोस्तों निष्कर्ष से कंक्लूजन क्या निकलता है। दोस्तों भले ही युद्ध कैसा भी हो, हानि तो दोनों की होती है। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये हमने इस वीडियो में समझा कि 2 युद्ध होते हैं। प्रथम जो होता है दोस्तों गल्फ वॉर और सेकंड गल्फ वॉर। इसमें हम महत्वपूर्ण समझे दोस्तों, इसके अंदर अमेरिका की पूरी चाल थी, यानी पहले वाले में अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता था, दूसरे में जब हुआ तो उसने अपना वर्चस्व को जारी कर दिया। और दोस्तों इस वीडियो में हमने ये समझा किस तरीके से ये गल्फ वॉर चलता है। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।